कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना नामक इस पाठ की पहली वीडियो के समापन भाग में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार जब इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसे क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति को सौंपा, जिसमें मुख्यतः सिंडिकेट के ही सदस्य थे, तो वे इसे लागू करने से इनकार तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जन साधारण में ये संदेश पहुंचे कि सिंडिकेट इस तरह के गरीबों के हित के कार्यों के समर्थन में नहीं है। लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी का यह निर्देश अपने ऊपर जबरदस्ती थोपे जाने वाली कार्रवाई जैसा लगा था। अतः इस कारण इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच कुछ कड़वाहट पैदा हो गई थी, अर्थात दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे, या यूं कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक दरार पैदा हो गई थी। इस बात की परवाह किए बिना कि सिंडिकेट की इस बारे में क्या सोच है, इंदिरा गांधी आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई कि किस प्रकार और इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाकर लोगों में ये संदेश दिया जा सके, जनसाधारण में, कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, जिससे जन सामान्य के बीच कांग्रेस के आधार को और भी मजबूत किया जा सके। इस दिशा में कार्य करते हुए इंदिरा गांधी ने जो पहला बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया वह था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना, अर्थात बैंकों पर सरकारी नियंत्रण किया जाना। इस संदर्भ में जब संसद में बिल अर्थात प्रस्ताव लाने हेतु जब इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की, तो बैंक राष्ट्रीयकरण के विरोध में तब के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्यागपत्र ही दे दिया। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सिंडिकेट के अधिकतर सदस्य भी पूंजीवाद प्रकृति के थे, वे भी बैंक राष्ट्रीयकरण के समर्थन में नहीं थे, अतः वह भी मोरारजी देसाई के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन इंदिरा गांधी तो जैसे इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। अतः इस संदर्भ में प्रस्ताव अर्थात बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए जाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया, जहां ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह बहुमत से पास हो गया। अर्थात बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए जाने को कानूनी जामा पहनाया जा चुका था, अर्थात अब 14 बैंक सरकार के नियंत्रण में आ चुके थे। इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब तक बैंक केवल संपन्न लोगों के ही पहुंच के अंदर हुआ करते थे, और बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यही था कि बैंकों को एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच के अंदर लाया जा सके, अर्थात साधन संपन्न लोगों की तरह एक आम व्यक्ति, एक सामान्य जन भी बैंकों की सेवाओं का लाभ उठा सके, अर्थात उनसे लाभान्वित हो सके। बेशक इससे इंदिरा गांधी गरीबों तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रही कि ये कांग्रेस अर्थात इंदिरा गांधी गरीबों की हितैषी है और वो भविष्य में भी इस तरह के कदम उठाती रहेगी। लेकिन सिंडिकेट के विरोध के बावजूद अर्थात इंदिरा की पहल पर, चूंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और सिंडिकेट इसे नहीं चाहता था, तो दोनों के बीच कड़वाहट पहले से भी अधिक हुई, अर्थात दोनों के बीच पैदा हुई दीवार और भी बड़ी हो गई थी।
लेकिन दोनों के बीच की कड़वाहट की चरम सीमा तो राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिली। कब? वास्तव में 3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए राष्ट्रपति चुनाव की तिथि 16 अगस्त 1969 तय कर दी गई थी। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घट चुका था। वो क्या कि इंदिरा गांधी की पहल पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। शायद अब बारी सिंडिकेट की थी, अर्थात इंदिरा गांधी को सबक सिखाने के उद्देश्य से तब के कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने बिना इंदिरा गांधी की राय लिए तब के लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। और ये जानते हुए कि इंदिरा गांधी और नीलम संजीवा रेड्डी में उन दिनों अनबन चल रही थी, अर्थात दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हाँ, आपको यहाँ ये महत्वपूर्ण जानकारी देना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी पार्टी के संविधान अनुसार उसके अध्यक्ष के ये अधिकार क्षेत्र में होता है कि किस व्यक्ति को एक चुनाव विशेष के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करता है। अर्थात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अध्यक्ष के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अब नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किए जाने के विरोध में इंदिरा गांधी ने तब के उपराष्ट्रपति वीवी गिरि को राष्ट्रपति पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए राजी कर लिया। यूं तो कांग्रेस में मतभेद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे सिंडिकेट अर्थात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और युवा कांग्रेसी नेता किसी फाइनल मैच को खेलने के उद्देश्य से सीधे सीधे आमने सामने आ चुके थे। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने एक व्हिप जारी करते हुए कांग्रेस सांसदों और विधायकों को ये निर्देश दिया कि सभी सांसद और विधायक कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ये व्हिप असल में एक लिखित निर्देश होता है जो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है, जिसका अनुपालन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जिसके अनुपालन न किए जाने पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जिसमें उस सदस्य का निलंबन भी हो सकता है जिसने उस निर्देश का पालन ना किया हो। पहले तो इंदिरा गांधी गुपचुप तरीके से वीवी गिरि का समर्थन करती रही, लेकिन फिर वो खुलकर वीवी गिरि के समर्थन में आ गई और उन्होंने कांग्रेसी सांसदों और विधायकों से ये आग्रह किया कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर मतदान करें। बल्कि बाद में उन्होंने इस बात की वकालत भी की और इस बात को बलपूर्वक कहा कि सभी सांसदों और विधायकों को उनकी इच्छा अनुसार मत देने की छूट मिलनी चाहिए कि वो किसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। शायद ये इंदिरा गांधी की साहसी और निडर व्यक्तित्व का परिणाम था या उनके साहसी और निडर व्यक्तित्व का करिश्मा था कि व्हिप जारी कर दिए जाने के बावजूद अधिकतर कांग्रेसी सांसदों और विधायकों ने इंदिरा गांधी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अर्थात वीवी गिरि के पक्ष में मतदान किया। यही नहीं, विपक्षी सांसदों और विधायकों ने भी वीवी गिरि के समर्थन में ही मतदान किया। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे ये कि वो
कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार का विरोध करना चाहते थे या वो इंदिरा गांधी के समर्थन के मूड में थे। बेशक जीत का अंतर मात्र 2% या उससे भी थोड़ा कम था, लेकिन इंदिरा गांधी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को हराकर अगले राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। बेशक ये हार नीलम संजीवा रेड्डी की नहीं बल्कि सिंडिकेट की हार थी। साथ ही इंदिरा गांधी अपनी रणनीति में भी कामयाब रही, ये संदेश देने को सिंडिकेट को कि वो उनके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती, अर्थात उसके पास अपनी योजनाएं भी हैं और कांग्रेस को नेतृत्व देने की क्षमता भी। ये बात चुनाव की अगस्त 1969 की है। इस समय सिंडिकेट अपने आधिकारिक उम्मीदवार की हार को हजम नहीं कर पाई और कांग्रेस में दो फाड़ या बंटवारा होने का रास्ता लगभग तैयार हो चुका था। इस घटना के मात्र 3 माह पश्चात अर्थात नवंबर 1969 में बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने विधिवत रूप से इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया, अर्थात अब कांग्रेस में विधिवत बंटवारा हो चुका था, अर्थात कांग्रेस के 2 फाड़ हो चुके थे, अर्थात वो 2 धड़ों में बढ़ चुका था। कांग्रेस का वह धड़ा जो सिंडिकेट से जुड़ा था वह कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कांग्रेस ओ के नाम से जाना गया, जबकि कांग्रेस का वह धड़ा जो इंदिरा गांधी से जुड़ा था कांग्रेस रिक्विजिशनल अर्थात कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ समय पश्चात सिंडिकेट वाला कांग्रेस धड़ा कांग्रेस ओल्ड अर्थात कांग्रेस ओ के नाम से संबोधित किया जाने लगा, जबकि इंदिरा गांधी वाला धड़ा कांग्रेस न्यू अर्थात कांग्रेस एन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बेशक इंदिरा गांधी ने यह दावा किया उस समय कि उसी की कांग्रेस या उसी का धड़ा ही असली कांग्रेस है, लेकिन कौन सा धड़ा असली है कौन सा नकली है यह बात या इस बात का निर्णय न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के इस बंटवारे को कुछ इस तरह से पेश किया कि यह बंटवारा है नया बनाम पुराना, समाजवादी बनाम रूढ़िवादी अर्थात लकीर के फकीर, और गरीब हितैषी बनाम धनवान हितैषी। लेकिन यहाँ एक समस्या या एक संकट इंदिरा गांधी के लिए जो खड़ा हुआ वह यह था, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1967 के चुनावों में जो चुनाव इकट्ठे हुए थे लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, वहाँ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग खराब रहा, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस अपना बहुमत बचाने में कामयाब रही थी, जहां 521 वाले लोकसभा सदन में उसे 283 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। लेकिन बहुमत के लिए वांछित आंकड़े 261 से उसकी संख्या मात्र 22 सीटें ही ज्यादा थी। और बंटवारे के पश्चात जब कुछ सांसद कांग्रेस ओल्ड में चले गए तो इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े सांसदों का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े 261 से कम हो गया, अर्थात इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन कांग्रेस की इस संकट की घड़ी में साथ दिया 2 राजनीतिक दलों ने, पहला डीएमके और दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डीएमके जिसका पूरा नाम द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम है, जो तमिलनाडु तब उसे मद्रास कहते थे,
जो तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से शायद आप परिचित होंगे, जिसका उल्लेख, जिसकी चर्चा हम भारत के विदेश संबंध नामक पाठ में भारत चीन युद्ध के दौरान कर चुके हैं। अर्थात इंदिरा गांधी अर्थात कांग्रेस न्यू की संकट की घड़ी में उसे बचाने के लिए दो राजनीतिक दल आ गए, डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इन दोनों दलों के सांसदों के समर्थन के कारण अब जो सांसद इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे उनकी संख्या बहुमत आंकड़े से अधिक हो गई। अर्थात इंदिरा गांधी सरकार बच गई थी। अर्थात इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया था। ध्यान रहे, ये बात है नवंबर 1969 की, जब इंदिरा गांधी को निष्कासित किया गया कांग्रेस से और उसी दौरान दोनों राजनीतिक दलों ने इंदिरा गांधी का साथ देकर इंदिरा गांधी को अल्पमत में जाने से बचा दिया था। समय बीतता रहा, इंदिरा गांधी छोटी मोटी योजनाओं के ऊपर काम करती रही, लेकिन इसके पश्चात जो दूसरा बड़ा कदम उठाने का निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया वह था रियासतों के विशेषाधिकार को समाप्त करना। इस बात की चर्चा हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों नामक पाठ में कर चुके हैं कि किस प्रकार उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न रियासतों को भारत में विलय करवाने के लिए उनके शासकों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे कि वो भारत में विलय कर लें। उन प्रलोभनों में यह भी था कि हर रियासत को प्रति वर्ष एक निश्चित आय सरकारी खजाने में से देने का बात तय की गई थी। यह राशि कई जगह पर 5,000 रुपये महीना से लेकर कई रियासतों के 20 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष थी। और उस समय 20 लाख का जो कीमत थी आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं, जो शायद आज 500 या 700 करोड़ के आसपास होती होगी। तो इंदिरा गांधी रियासतों के विशेषाधिकार को समाप्त कर ये चाहती थी कि सरकार के राजस्व का वो राशि बचाकर उसे गरीबों के कल्याणकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार इस निर्णय के पश्चात रियासतों के विशेषाधिकार को रोकने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाया गया। ये लोकसभा में बहुमत से पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव मात्र 1 वोट से गिर गया। अर्थात रियासतों के विशेषाधिकार को रोकने को कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सका। बेशक इंदिरा गांधी अपने इस प्रयास में सफल तो नहीं हुई, लेकिन गरीबों तक एक संदेश पहुंच गया था कि इंदिरा गांधी ने अर्थात इस कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन जो कुछ हुआ वो इस सरकार के बूते से बाहर था। लेकिन इंदिरा गांधी इस संदर्भ में कुछ निराश अवश्य हुई। इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस समय जबकि उसकी सरकार पहले से ही डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैसाखी पर आधे अधूरे बहुमत से चल रही है, बात नवंबर या दिसंबर 1970 की है, और अगला निश्चित चुनाव लोकसभा का आने में अभी समय था, जो कि लगभग फरवरी 1972 में होना तय था, क्योंकि पिछला चुनाव 1967 को हुआ था। इतने समय के लिए इंदिरा गांधी का हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, कोई ठोस कार्यक्रम ना करना, ये उनकी सोच से परे हो रहा था। अतः एक कड़ा कदम उठाते हुए, एक कड़ा फैसला लेते हुए इंदिरा गांधी ने नवंबर या लगभग दिसंबर में राष्ट्रपति से इस बात की सिफारिश की कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव 2-3 माह बाद करवाए जाएं। राष्ट्रपति ने सिफारिश मान ली, ये संविधान के अंतर्गत ही था।
राष्ट्रपति ने ये सिफारिश मान ली और लोकसभा के चुनावों का फरवरी 1971 अर्थात अपने निश्चित समय फरवरी 1972 से एक साल पहले होना तय हो चुका था। इस समाचार के पश्चात विपक्ष में तो जैसे खुशी की लहर ही दौड़ गई। वो सोच रहे थे शायद इस बार इंदिरा गांधी को हराना पहले की तुलना में और भी आसान होगा। अतः गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दल एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठे हो गए, अर्थात उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसे नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। इस ग्रैंड अलायंस में कौन कौन से विपक्षी दल थे? एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल और स्वतंत्र पार्टी इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपना गठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था। हम पहले भी इन बातों की चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न विपक्षी दल जिनकी विचारधाराएं अलग थी, उनके कार्यक्रम अलग थे, लेकिन मात्र इस उद्देश्य से वो साथ आ गए थे कि उन्हें इंदिरा गांधी को हराना था। इंदिरा गांधी ने विपक्ष की इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और वे जनसभाओं के द्वारा इस बात में कामयाब भी रही, ये संदेश देकर कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस कार्यक्रम है, ना ही उनकी कोई ठोस योजना है, उनका तो एक ही मकसद है, इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी गरीबों के हित के लिए कार्य करती रही है और गरीबों के हितों के लिए दृढ़ संकल्प है, अर्थात कांग्रेस का मकसद है गरीबी हटाओ। अब ये गरीबी हटाओ नारा लोगों को जच गया और खास तौर पर ये नारा गरीबी हटाओ दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों, भूमिहीनों और विशेषकर महिलाओं में तो जैसे रातों रात लोकप्रिय हो गया। एक अन्य बात जो इंदिरा गांधी के पक्ष में जा रही थी वह थी इंदिरा के साथ इस बात के लिए सहानुभूति कि किस प्रकार एक महिला और वो भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने के बावजूद किस निर्दयता से सिंडिकेट ने उसे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। ये सारी बातें इंदिरा गांधी के पक्ष में चल रही थी और अब तो जैसे एक मानो लहर ही चल पड़ी थी इंदिरा गांधी के पक्ष में और लोग शायद इस बात का संकल्प ले चुके थे कि इंदिरा गांधी को हर हाल में विजय दिलवानी है। शायद राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस तरह का अनुमान नहीं लगाया होगा जिस तरह के परिणाम 1971 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। कांग्रेस गठबंधन को 375 सीटों पर विजय हासिल हुई, जिसमें कांग्रेस को 352 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 23 सीटों पर विजय हासिल हुई। दूसरी ओर ग्रैंड अलायंस तो सिर्फ 40 सीटों पर ही सिकुड़ गया था और कांग्रेस ओल्ड की तो परिस्थिति या उसकी हालत तो अत्यंत दयनीय थी, जो सिर्फ 16 सीटों पर ही विजय हासिल कर पाई। 1971 के इन चुनाव परिणामों से ये साबित हो गया था कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। इन्हीं दिनों भारत के पड़ोस अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनैतिक और सैन्य संकट पैदा हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। कारण स्पष्ट था कि पूर्वी पाकिस्तान के संसाधन मुख्यतः पश्चिमी पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी नामक एक सशस्त्र सैन्य बल का गठन किया गया। भारत भी पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पक्ष में था
क्योंकि इससे पाकिस्तान कमज़ोर होने जा रहा था। ये वही पाकिस्तान था जिसे मात्र 6 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, जिस युद्ध में भारत की अर्थव्यवस्था की भारी क्षति हुई थी। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि भारत पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष में उसकी मदद कर रहा है, दोनों सीमाओं अर्थात पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा पर एक साथ आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पराक्रम से लड़ी और ये भारतीय युद्ध की रणनीति का ही परिणाम था कि 16 दिसंबर 1971 को लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने सैन्य प्रमुख जनरल नियाज़ी के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जनरल नियाज़ी ने आत्मसमर्पण से पहले अपनी बेल्ट, अपने तमगे और अपनी .38 की रिवॉल्वर सेना के सुपुर्द कर दी थी और पूर्वी कमान के भारतीय सेना प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर अर्थात आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। पाकिस्तान की इस हार के पश्चात पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुका था, अर्थात बांग्लादेश नाम का एक और देश अस्तित्व में आ चुका था। 1971 की लोकसभा में इंदिरा गांधी की या कांग्रेस की महाविजय और अब भारत की पाकिस्तान के ऊपर यादगार जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में तो जैसे 4 चांद लगा दिए थे, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। और इंदिरा गांधी एक सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में विश्व के सामने उभर कर आ गई थी। यही नहीं, देश के विभिन्न विपक्षी नेताओं ने भी इंदिरा गांधी की शासन कला का लोहा मान लिया था, जिसमें मुख्य विपक्षी नेता, बड़े विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। अब ये इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का ही परिणाम था कि 1972 के विधानसभा चुनाव में जो अपने नियत समय पर हुए, अर्थात ये इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का ही परिणाम था कि 1972 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस ने विजय हासिल कर ली थी। अर्थात 1971 के लोकसभा चुनाव और 1972 के विधानसभा चुनाव में केंद्र और लगभग सभी राज्यों में विजय हासिल कर कांग्रेस ने अपनी प्रभुता साबित कर दी थी। अब लोकसभा में 352 सीटें और लगभग सभी राज्यों में सफलता अर्थात विजय प्राप्त करने के पश्चात कांग्रेस ने अपनी छवि को पुनः प्राप्त कर लिया था, जो छवि उसने 1967 में गंवा दी थी। लेकिन कांग्रेस की छवि की पुनः प्राप्ति यह मुख्यतः इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण हुई थी। बेशक कांग्रेस लोकप्रिय हुई दलितों में, पिछड़ों में, भूमिहीनों में, लेकिन कांग्रेस का संगठन तंत्र पहले से कमजोर हुआ था और ये वो कांग्रेस नहीं रही थी जहां पर विभिन्न विचारधारा वाले नेताओं का भी समायोजन हो जाया करता था। अर्थात अगर कांग्रेस ने अपनी छवि की पुनः प्राप्ति की तो ये इंदिरा गांधी की रणनीति और उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हुआ। और इंदिरा गांधी ने साबित भी कर दिया कि वो एक अभूतपूर्व राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल इस प्रकार अपनी छवि को चमका लेता है, लेकिन एक विशेष नेता की लोकप्रियता के कारण, तो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की क्षति होती है। अर्थात लोकतांत्रिक आकांक्षाएं मृत प्राय हो जाती हैं, जैसा कि इस समय
कांग्रेस के साथ हो रहा था। अर्थात कांग्रेस का भाग्य और भविष्य दोनों एक नेता की सोच और उसके निर्णय से जुड़ गया था, और वह नेता, या यूं कहें कि वो नेत्री थी, इंदिरा गांधी। यदि उस समय की परिस्थिति को हम वर्तमान परिस्थिति से उसकी तुलना करें तो कमोबेश वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है, जहां भारतीय जनता पार्टी का भाग्य और भविष्य एक ही नेता के सोच और उसके निर्णय से जुड़ गया है, और वो नेता है नरेंद्र मोदी। इसी के साथ हम इस पाठ की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पहले की तरह आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि पुस्तक के पीछे दिए प्रश्न उत्तर रूप में, कार्टून और फोटो संबंधित प्रश्न उत्तर और अतिरिक्त प्रश्न उत्तर का भी हमने हल दिया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।